wood, fiber construction material, industrial products and medicine, etc. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन एक्सेट्रा. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा बेटा? परफ्यूम, रेजिन, गम, ये सारी चीजें आएंगी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में. नेक्स्ट लिखो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स. ब्रॉडली यूटिलिटेरियन arguments. It play an important role in maintaining and sustaining supply of goods and services. सस्टेनिंग सप्लाई ऑफ गुड्स. कर देंगे मैम प्लीज. हाँ कोई. बायोडाइवर्सिटी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन maintaining and sustaining. हो गया भानु? Yes ma'am. Maintaining and sustaining supply of goods and services. It means, full stop के बाद लिखना, it means biodiversity has many ecosystem service. It means biodiversity has many ecosystem service. इसमें लिखो अमेज़न फॉरेस्ट इज नोन एज, ये नोटेबल पॉइंट है, इसको ब्लॉक में बंद कर लेना, इज नोन एज प्लेनेट ऑफ, सॉरी, लंग्स ऑफ प्लेनेट, लंग्स ऑफ प्लेनेट. इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज और अंडरलाइन पूरे को ब्लॉक में बंद कर दो. अमेज़न फॉरेस्ट इज नोन एज लंग ऑफ फॉरेस्ट. नेक्स्ट, ethical arguments. There are thousands of plants and animals. And microbes. There are thousands of plants, animals and microbes on this earth which are not useless. On this earth which are not useless. Which are not useless. अब हेडिंग डालो बेटा, इन सीटू कंजर्वेशन. इन सीटू यानी इनसाइड. अपने एरिया में अगर हम किसी चीज को कंजर्व करते हैं तो दैट इज नोन एज इन सीटू कंजर्वेशन. हेडिंग पड़ेगी हमारी इन सीटू कंजर्वेशन.
कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, तो इन मैम वो सीटू अमेजन कंजर्वेशन। फॉरेस्ट को जो हम उसका लंग्स बोल रहे हैं प्लेनेट का, तो हम किस मतलब क्या है, हाँ, क्या ये करता बेस है है ये? हमारा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का पूरे एटमॉस्फेयर का, पूरे अर्थ का जो 20% होता है टोटल ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन जो अर्थ का है, उसका 20% पार्ट इसी फॉरेस्ट से ऑब्टेन्ड होता है, इसलिए इसको लंग ऑफ फॉरेस्ट बोला है। मतलब एटमॉस्फेयर यानी अर्थ का 20% ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है वो इस फॉरेस्ट के प्लांट से ऑब्टेन्ड हो रहा है। यानी ये बहुत बड़े एरिया को कवर किए हुए जिसमें ऐसे प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इसको लंग ऑफ प्लेनेट बोला है। यानी मतलब प्लेनेट का एक लंग से एबंडेंट ऑक्सीजन उस जगह पे प्रेजेंट है। मैम इसको अर्थ भी बोल ये सकते हैं? नहीं, अर्थ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अर्थ में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है। मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, लेकिन डेफिशिएंसी, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, तो हम पूरे अर्थ को नहीं इसमें इंक्लूड करेंगे। पूरे अर्थ को इंक्लूड करने में हमको एरिया डिवाइड करने पड़ेंगे। जैसे फॉरेस्ट रीजन है, फॉरेस्ट रीजन है, मान लो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो जब हम फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं तो फॉरेस्ट की तरफ जाने से हम धीरे धीरे टहलते रहेंगे तो हमको अपने आप में अच्छा फील होने लगेगा, क्योंकि वहां ऑक्सीजन अबंडेंट क्वांटिटी में है, पोल्यूशन नहीं है वहां पे, व्हीकल्स नहीं चल रहे हैं, शोर शराबा नहीं है, तो वहां पे ऑक्सीजन अबंडेंट क्वांटिटी में है। अगर आप डेजर्ट एरिया में खड़े हुए हैं, बिल्कुल प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया है, ओएफसी है, जहां पर मतलब ये फैक्ट्री है, लेदर फैक्ट्री है, वहां आप अगर जाएंगे तो आधे पौन घंटे बाद आपको खुद घुटन सी महसूस होगी और सिर भारी होने लगेगा। तो क्योंकि अमेजन फॉरेस्ट बहुत बड़ा एरिया है, इस फॉरेस्ट से अर्थ का 20% ऑक्सीजन वाला पार्ट कवर हो रहा है, इसलिए इसको लंग ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं। जैसे अपनी बॉडी में अगर कहा जाए लंग्स ऑफ मैम ये प्लेनेट, लंग्स ऑफ फॉरेस्ट है मैम, प्लेनेट है? प्लेनेट है, लंग ऑफ प्लेनेट है। तो मैम प्लेनेट में भी तो आएंगी वो मैम इंडस्ट्रियल एरियाज। हाँ, प्लेनेट में आएंगे, लेकिन केवल इसको कहा गया है लंग ऑफ प्लेनेट, यानी उस पूरे अर्थ में इस एरिया को लंग ऑफ प्लेनेट कहा गया, यानी इस प्लेनेट का लंग्स है ये। अर्थ प्लेनेट है, अर्थ प्लेनेट है, तो जो यस मैम। प्लेनेट है पूरा अर्थ, उस अर्थ में इस एरिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, क्योंकि पूरे अर्थ का 20% ऑक्सीजन यहां से ऑब्टेंड हो रहा है, तो इसीलिए इसको कहा गया है अर्थ का प्लेनेट, सॉरी, लंग ऑफ प्लेनेट। बस समझ गए? मतलब यस जैसे मैम। अगर हम लोगों में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां पर मिलेगी पूरी बॉडी में, तो पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हम लोग को मिलेगी लंग्स में। अपने लंग्स को मान लो अमेजन फॉरेस्ट, अब पूरी बॉडी को सपोज कर लो अर्थ, तो लंग ऑफ प्लेनेट क्या हो गया हम लोगों का, हम लोगों के लंग्स हो गए। बस समझ गए? सबसे ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में। अगर यही पूछा जाए पूरी बॉडी में ब्लड है, लेकिन ब्लड का मेन पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, तो रेड बोन मैरो। पूरी बॉडी में ब्लड फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा प्योर कहाँ मिलेगा, पल्मोनरी वेन, क्योंकि तुरंत लंग्स से लेके आएगी, लंग्स से तुरंत प्योर करके लेके आएगी, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड में कहाँ मिलेगी, पल्मोनरी वेन्स में। बात समझ रहे हो बच्चों? बच्चों बात यस समझ में मैम। आ रही है? यस मैम। उसके बाद इन सीटू कंजर्वेशन लिखो, यानी ऑन साइट, यानी बॉडी के मतलब हम लोगों का, जैसे हम लोग अपने एरिया में कोई चीज कंजर्व करते हैं तो इन सीटू, बाहर से लाकर किसी चीज को कंजर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। बस समझ गए? तो इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होगा हम लोगों का, इसमें हम लोग नेशनल पार्क बनाएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व बनाएंगे, सेंचुरीज बनाएंगे, अलग अलग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया बना देंगे जिसको हम नेशनल पार्क बोलेंगे। एक पर्टिकुलर वो बना देंगे कि इसको सेंचुरी बोलेंगे। पर्टिकुलर एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग एनिमल्स रखेंगे। उस पर्टिकुलर, जैसे हम लोग जाते हैं कहीं पर, वो नेशनल पार्क उस एनिमल्स के लिए ही फेमस है, तो वहां पर उस चीज को कंजर्व करके रखा हुआ, मतलब बिल्कुल वो कंजर्वेशन के अंतर अंदर है, जिससे कि उसका फीडिंग, ब्रीडिंग, हैबिटेट कुछ भी इफेक्टेड ना हो। अगर इन तीनों चीजों में से कोई चीज इफेक्टेड होती है तो तुरंत उसको करंट सप्लाई दी जाती है कि वो इंडेंजर्ड के करीब ना पहुंचे। बात समझ गए? और तभी हम लोगों का राइनोसेरॉस जो है, राइनोसेरस एक्सटिंक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी एक आधों को हमने बचा लिया है, वहां पर रख रखा है चिड़ियाघर में राइनोसेरॉस को।
लिखो, इट इज द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज विद इन, it is the conservation of genetic resources within natural or human made, within natural or human made ecosystem, within natural or human made ecosystem in which they occur, in which they occur, in which they occur. अब इसमें बेटा एग्जांपल्स लिखेंगे हम लोग। मैन मेड यानी ह्यूमन मेड आ जाएगा, सच एज नेशनल पार्क, सच एज नेशनल पार्क, नंबर 1। नंबर 2 सेंचुरीज, सॉरी इसमें यहां पर एक बार और लिख लेना, प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूड, प्रोटेक्टेड एरियाज includes such as national park, sanctuary, number 3 biosphere reserve, national park, sanctuary and biosphere reserve, biosphere reserve। नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अब फर्स्ट हेडिंग डालो नेशनल पार्क, फर्स्ट हेडिंग डालो नेशनल पार्क। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सिमलीपाल, ये जो नेशनल पार्क है वो पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए अडॉप्टेड है। वहां पे एक पर्टिकुलर एनिमल्स का ही प्रोडक्शन किया जा रहा है, पर्टिकुलर एनिमल ही प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। बात इतनी समझ में आ रही है? यस। देखो, नेशनल पार्क, इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया विच इज स्ट्रिक्टली, it is a protected area which is strictly reserved, which is strictly reserved, strictly reserved for the welfare of the wildlife, for the welfare of the wildlife and where activities like forestry, where activities like forestry, grazing and cultivation are not permitted। मतलब नेशनल पार्क हम लोगों ने बना लिए हैं, नेशनल पार्क में बाउंड्री वॉल कर दी है जिसमें ग्रेजिंग, कल्टीवेशन और कोई भी एनिमल का एंट्री विदाउट परमिशन इन्वॉल्व नहीं होगा। विदाउट परमिशन वहां पर नहीं, कोई भी कल्टीवेशन परमिटेड नहीं है, कोई एनिमल की ग्रेजिंग परमिटेड नहीं है, कोई एनिमल छोड़ा नहीं जा सकता है, फॉरेस्ट्री वहां कर नहीं सकते हैं। तो पर्टिकुलर बाउंड्री वॉल खींच के एक मार्क कर दिया गया है। यस। नेक्स्ट लिखो सेंचुरी, नेक्स्ट लिखो सेंचुरी। It is a protected area which is reserved for the, it is a protected area which is reserved for the conservation of only animals. It is a protected area which is reserved for the conservation of only animal. Conservation of only animals.
यस मैम हो गया। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व्स, it is a large protected area where human population, it is a large protected area where human population also form a part of the system, where human population also form a part of the system, also form a part of the system, part of the system, part of the system, "14 biosphere reserves are present in India." 14 biosphere reserves are present in India. 14 biosphere reserves are preserved. Biosphere reserves are present in India. ऑल ओवर वर्ल्ड में बेटा 425 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और 14 उसमें से 14 केवल इंडिया में हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो मैम इसमें कौन कंजर्व कर, किसको कंजर्व करते हैं हम? बायोस्फीयर रिजर्व में हम लोग एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंजर्व करते हैं, म्यूजियम बनाकर कंजर्व करते हैं, जैसे कोई एनिमल एक्सटिंक्ट हो गया है या जैसे एम्ब्रियो की स्टडी करना है तो उसको म्यूजियम बना लेते हैं। एक तरीके से जैसे टीएफसी होता है, ट्रेड सेंटर होते हैं, तो ट्रेड सेंटर में अलग अलग कॉलम नहीं बनाते हैं, अलग अलग शोरूम बना दिया है। तो अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व में ऐसे अलग अलग एरिया बना दिए गए हैं, लिविंग के लिए, म्यूजियम के लिए, या पर्टिकुलर एनिमल के लिए, प्रॉपर ब्रीडिंग देखना तो उसके लिए। तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो अलग अलग एनिमल्स के लिए अलॉटेड है। उनका इन सीटू कंजर्वेशन से क्या बेनिफिट है, हम लोगों को इकोनॉमिकली किस तरीके से यूज किए जा सकते हैं, वो सब की स्टडी जब आप कभी हायर स्टडीज में जाओगे तो वहां पर जब एंट्री करो तो एंट्री पॉइंट पर एक बुकलेट मिलती है, क्या क्या अंदर है, उसको किस किस तरीके से प्रिजर्व करना है, ये सारा उस बुकलेट में लिखा होता है। और बुकलेट लेके फिर लोग अंदर रिसर्च करने जाते हैं कि एनिमल का एंडेंजर्ड होने का मेन कॉज क्या है, क्या इस जगह पे प्रॉब्लम है, इस जगह को कैसे और मेंटेन कर सकते हैं जिससे पर्टिकुलर एनिमल अडॉप्टेड रहे वहां पर और जल्दी थ्रेटन्ड या एंडेंजर्ड या रेयर ना हो पाए। जैसे हम लोगों ने कान्हा बनाया है, कान्हा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, कॉर्बेट बनाया है, तो वो नेशनल पार्क हम लोगों के किसी पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए अलॉटेड है। वहां पर अगर आप जाएंगे तो वो एनिमल्स आपको पर्टिकुलर दिखाई देंगे, उनके साथ और भी दिखाई दे जाएंगे, लेकिन अबंडेंट क्वांटिटी में नहीं दिखाई देंगे कि उनको सफर करना पड़े। जैसे आप कानपुर जाओगे तो वहां चिड़ियाघर में एक फिश एक्वेरियम पूरा बना दिया गया है, वहां डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज रखी हुई है, जिनके ऊपर टैग लगा हुआ है कि दीज आर एक्सोटिक स्पीसीज, दीज आर इंडिजिनस स्पीसीज, और इनका कंजर्वेशन कैसे किया जा रहा है। वो मतलब सेल के लिए नहीं, सेलिंग के लिए कि बेच दें एक्वेरियम, नहीं, वो सिर्फ उसके लिए स्टडी के लिए कि अगर क्रसियन कार्प है तो वो एक्सोटिक है, उसको एक्सोटिक क्यों रखा गया है, और वो इंसेक्टिवोरस है तो वो क्यों इंसेक्टिवोरस है, उसका क्या मेन यूज है, सारा इधर लिखा हुआ, आप पढ़ते जाइए और उसको देखते जाइए। यस मैम। लिख लिया? उसके बाद नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो आप एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन, it is the conservation of organism outside their habitat. It is the conservation of organism outside their habitat. Outside their habitat. Outside their habitat. एग्जाम्पल जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर, इसमें क्या क्या आएंगे, जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर, जूलॉजिकल पार्क, जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर, जूलॉजिकल पार्क,
जूलॉजिकल पार्क, botanical garden and gene bank, botanical garden and gene bank etc. अब देखो जो जीन बैंक है, सीड बैंक है, उसमें जर्म प्लाज्म प्रोटेक्टेड है, वो जर्म प्लाज्म के लिए अलॉटेड है, उसमें जर्म प्लाज्म भी प्रोटेक्टेड है। अब लिखो यूज ऑफ सीड बैंक, यूज ऑफ सीड बैंक, जीन बैंक और जर्म प्लाज्म। हेडिंग डालो यूज ऑफ सीड बैंक, जीन बैंक और जर्म प्लाज्म। Yes, ma'am. Seeds have the ability to show variable. Seeds have the ability to show variable periods of dormancy. Variable periods of dormancy. Place where seeds are stored are called seed bank. Ma'am, variable. Variable period of dormancy. Variable period of dormancy. Places where seeds are stored are called. Places where seeds are stored are called seed bank, gene bank or germ plasm bank. Seed bank, gene bank और germ plasm bank. तो मैम इनको जीन बैंक और ये जर्म प्लाज्म क्यों बोलना है हम सीड बैंक को? अगर जो सीड हम लोगों का प्रिजर्व है तो वो जर्म सेल से बना हुआ है, दोनों का फ्यूजन हुआ है, तो एक तरीके से हमने जर्म प्लाज्म को प्रोटेक्ट कर लिया है। अगर पॉलन बैंक कह रहे हैं तो भी जर्म प्लाज्म को प्रोटेक्ट किया हमने, सीड बैंक कह रहे हैं तो भी जर्म प्लाज्म को प्रोटेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि हम डिजायर्ड कैरेक्टर के ही तो सीड लेके आएंगे और दोनों का फ्यूजन हो गया तो फिलहाल तो वो जर्म सेल है जब तक डिवीजन नहीं होता है। तो अगर मेरी जनरेशन, मेरा कोई कैरेक्टर अच्छा है तो वो मेरी जनरेशन आने के लिए सीड आपने प्रिजर्व कर लिया है, तो वो जर्म प्लाज्म प्रोटेक्ट हो गया। बात समझ रहे हो? ओके, यस मैम। और इन सब का हम लोग, इन्हीं सब का यूज बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइक्रो प्रोपोगेशन में इन्हीं सब का यूज करते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक में इन्हीं सब का यूज करते हैं। जो हमने पॉलन बैंक और सीड बैंक और जीन बैंक बनाया है, उन सब का यूज हम लोग करते हैं प्रोटेक्ट करके। बात समझ गए? यस मैम। अब लिखो नेक्स्ट, एनिमल ट्रांसलोकेशन। Animal translocation. It involves the release of animals in a new locality. It involves the release of animals in a new locality. It Next, involves. It involves the release of animals. The release of animals in a new locality. Release of animals in a new locality. Yes मैम। हो गया? अब नेक्स्ट लिखो, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आया बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन इन अ प्लेस ऑफ वैरायटी। फोन आया था अभी, फोन आया था, जवाब कर, हम क्या करते हैं अब, किसका फोन? It is a place where flowers, fruits and vegetables are grown. It is a place where flowers, fruits and vegetables are grown. Flower, fruits and vegetables are grown.
India has 35 botanical gardens. India has 35 botanical gardens. Example, Lloyd, LIOYD, botanical garden in Darjeeling. मैम क्या था वो लियोड? हाँ, लियोड बॉटेनिकल गार्डन, LI, इसको लिखोगे ऐसे LI, लियोड बॉटेनिकल गार्डन, सॉरी YOD है, YOYD, लियोड बॉटेनिकल गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन इन दार्जिलिंग, गार्डन इन दार्जिलिंग, इसको अंडरलाइन कर लेना दार्जिलिंग को। फिर इंडियन बॉटेनिकल गार्डन इन कैलकाटा, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन इन कैलकाटा। यस मैम, हो गया। नेक्स्ट लिखो जूलॉजिकल गार्डन, यानी जूलॉजिकल पार्क लिखना, जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क। लिख लिया। In the zoological park, where animals are maintained in captivity. In the zoological parks, animals are maintained in captivity. अब बेटा सेंटर हेडिंग डालो, IUCN रेड लिस्ट। मैम animals are maintained in captivity, maintained in captivity। ये क्या होता है? अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मेंटेन रखते हैं एरिया को। जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं उनकी ब्रीडिंग कैपेसिटी, अपने हैबिटेट सबको मेंटेन करके जूलॉजिकल पार्क में रहते हैं वो। अगर उनको फूड नहीं मिलता है तो भी वो नहीं रह पाते हैं। उनको फूड, ब्रीडिंग हैबिटेट, सारा कुछ, ब्रीडिंग पार्टनर अवेलेबल करवाना पड़ता है, तब वो जूलॉजिकल पार्क में मेंटेन हो पाते हैं, वरना वो एनिमल्स निकल जाते हैं बाहर। तो इसकी स्पेलिंग क्या थी? कैपेबिलिटी? नहीं, कैप्टिविटी, CAPTIVITY, CAPTIVITY, कैप्टिविटी। अब लिखो IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी, IUCN, इसको रेड डाटा बुक बोलते बेटा, रेड लिस्ट कैटेगरीज, रेड लिस्ट कैटेगरीज, यानी इसमें एक्सटिंक्ट कौन होने वाली है, इंडेंजर्ड कौन होने वाली, उन सब के बारे में लिखना है। IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज, यानी इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेचुरल रिसोर्सेज। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हो गया मैम। It maintains a comprehensive, it maintains a comprehensive list। पार्क और सेंचुरी एक्सक्लूसिव कंजर्वेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होगा उसके नाम है केवल। एनसीईआरटी होगी ना, तो एनसीईआरटी में देखना कि जूलॉजिकल पार्क के नाम दिए नहीं हुए, बोटेनिकल गार्डन के नाम ये लियोड और इंडियन बोटेनिकल गार्डन दिया हुआ है जो लार्जेस्ट दार्जिलिंग वगैरह में है,
बाकी IUCN दिया हुआ है, और EXC2 कंजर्वेशन, इन-सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ये सब दिया हुआ है। आ गई सुहानी? नहीं आई? आ गई मैम। आ गई। सुहानी आ गए ना? सुहानी, ये देखा, तुमने एनसीईआरटी में देखा होगा कि जूलॉजिकल पार्क और उसके नेम नहीं दिए हुए हैं ना अपना। मैम नहीं तो मुझे मतलब दिख है तो ना? नहीं रहा है। हाँ, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह के नेम दिए ही नहीं हुए हैं। और जब इसका इलॉबरेट स्टडी करी जाती है तो बायोस्फीयर रिजर्व के नेम दिए जाते हैं। 14 है तो 14 के नाम दिए जाएंगे, 14 है उनके नेम दिए जाएंगे। नेम और वो प्लेस कहाँ कहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड है। नेशनल पार्क है तो कौन सा इंडियन फेमस है, कौन सा इंडियन नेशनल पार्क है, कहाँ कहाँ पे कौन सा पार्क है, किस किस एनिमल के लिए पर्टिकुलरली प्लेस्ड है, वो सब दिए जाते हैं। दूसरा, कंजर्वेशन का एक और तरीका है जिसमें प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसमें एलिफेंट पे ही वर्क किया जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर है तो टाइगर पे ही वर्क किया जाएगा। उसको कैसे प्रोटेक्ट करना, पहले कितने थे, कितने एंडेंजर्ड हो गए, कितने मतलब कितने एंडेंजर्ड होने वाले हैं, और कोई कितने थ्रेटन्ड हो गए, पहले कौन सी स्पीसीज आई थी, सब उस प्रोजेक्ट में एक अथॉरिटी दे दी जाती है एक पर्सन को। वही लॉन्च करता है, वो पूरी स्टडी करता है, पूरा एक प्रोजेक्ट एलिफेंट का एक स्ट्रेटेजी बनाकर तैयार करता है। उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि आप एनिमल को मार नहीं सकते हैं, हंट नहीं कर सकते हैं, और ये केस वेस इस तरीके से इलॉबरेट करके वाइल्ड लाइफ को पूरा चैप्टर बना देते हैं। बात समझ गए? यस हम मैम। लोगों को क्या है, बस इतना पढ़ना है कि बायोडायवर्सिटी अगर एक्सटिंक्ट हो रही है उसको कंजर्व करने के लिए हम प्रोटेक्टेड एरियाज बनाते हैं। तो हम लोगों में क्वेश्चन है कि प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं। तो प्रोटेक्टेड एरियाज हम लोग नेशनल पार्क लिखेंगे, जूलॉजिकल पार्क लिखेंगे, बोटेनिकल गार्डन लिखेंगे, ये सब हम लोग के प्रोटेक्टेड एरियाज है। बायोस्फीयर रिजर्व, समझ गए? और सेंचुरी। उसके बाद लिखो, द यूजेस ऑफ दिस रेड लिस्ट आर, द यूजेस मैम ऑफ हम दिस, आते हैं मैम, इट मेंटेन अ कंप्रेहेंसिव। हाँ, इट मेंटेन अ कंप्रेहेंसिव लिस्ट shown as comprehensive list shown as IUCN red list of and red list shown IUCN red list of threatened species. IUCN red list of threatened species. Red list of threatened species. क्लियर? यस मैम। उसके नेक्स्ट लिखो, the uses of this red list are, the uses of this red list are the uses of this red list are number one, Yes, ma'am. developing awareness about the importance of threatened biodiversity. Developing awareness about the importance of threatened biodiversity. Importance of threatened biodiversity. Threatened biodiversity. Identifying and documentation. Next point है बेटा, identifying and documentation. Identifying and documentation of endangered species. यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज का क्या डॉक्यूमेंट है, उसका डॉक्यूमेंट बनाए। एक तरीके से पोर्टफोलियो तैयार कर लें कि कितनी स्पीसीज इंडेंजर्ड है, क्यों इंडेंजर्ड हो रही, वगैरह वगैरह।
providing a global index of the decline, providing a global index of the decline of biodiversity, of the decline of biodiversity. मैम providing Providing a global index of the decline of biodiversity, of the decline of biodiversity. Decline of biodiversity. okay मैम फिर नोटेबल पॉइंट लिखो, IUCN has recognized 8 red list. IUCN has recognized 8 red list categories of species. 8 red list categories of species. They are eight red list categories of this species. They are number 1 extinct. हेडिंग नहीं बेटा, 1 2 3 पॉइंट डालना है. Number 1 extinct. Number 2 extinct in the world. Number 3 critically endangered. Number 4 endangered. Number 5 vulnerable. Number 6 lower risk. Number 7 data deficient. Number 8 not evaluated. Number 8 not evaluated. Not evaluated. तो मैम ये जो रेड लिस्ट है मैम, ये बुक का नेम है? हाँ, रेड लिस्ट, इसको रेड डाटा बुक ही बोलते हैं. मतलब जो IUCN है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बुक है. उसमें उन सब एनिमल्स स्पीसीज के बारे में लिखना है जो ये 8 कैटेगराइज की गई हैं. कौन कौन सी रेयर है, कौन नॉट इवेल्युएटेड है, कौन इंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है, और कौन सी ऐसी है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है. उन सब के बारे में इस बुक में लिखते हैं. और वो 8 कैटेगरीज हैं. तो हम लोग एक कैटेगरीज में 3 कैटेगरीज को पढ़ते हैं. एक इंडेंजर्ड, वुल्नरेबल और थ्रेटेंड और रेयर. इंडेंजर्ड, वुल्नरेबल, थ्रेटेंड और रेयर. बाकी को हम लोग नहीं पढ़ते. जो डेफिनेशन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ते हैं कि इंडेंजर्ड कौन सी है, थ्रेटेंड कौन सी है, वुल्नरेबल कौन सी है, रेयर कौन सी है. ये रेड डाटा बुक. जैसे हम लोगों को, हम कोई एक अगर वैल्यू निकालते हैं कि इतना लॉस हुआ हमारा पर ईयर, इस क्रॉप में या इस एनिमल के जाने से इतना लॉस हुआ, तो कहीं ना कहीं हमने इसको बुक में कैटेगराइज कर रखा है. हम इतनी जल्दी मेजरमेंट नहीं कर सकते कि कितने आए थे, कितने चले गए, कितने बचे हैं. हम कहीं ना कहीं पर मंथ इसको कैलकुलेट करते रहते हैं. फिर जो टोटल हमारा निकलता पर ईयर का, उसको कैलकुलेट करके हम उसको एक डाटा में फिक्स कर देते हैं. इसी को हम लोग डाटा स्टडी कहते हैं. किसी भी चीज का डाटा बना लेना, उसकी स्टडी करना. साल भर क्या हुआ ये हमको नहीं पता. साल भर हम नोट करते रहेंगे हर मंथ का, तो हर मंथ का तो हमको याद रहेगा. हर वीक का हमको याद रहेगा. वीक का याद करके मंथ का बनाएंगे, मंथ का याद करके ईयर का बनाएंगे, और ईयर का लर्न करके, सपोज करो कि ईयर का लर्न करके हम एक बुक बनाएंगे कि पर ईयर हम कितने प्रॉफिट में हैं, कितने लॉस में हैं, कितनी एनिमल स्पीसीज के आने से हमको बेनिफिट है, कितनी न्यू जनरेशन आई है, कौन सी एक्सटिंक्ट हो गई है, कौन एक्सटिंक्शन की उस पे है, बिल्कुल डेडलाइन पे है. बस समझ गए? मैम तो जब वो बुक होगी उसका नेम होगा ये रेड लिस्ट. हाँ, ये बुक का नेम है IUCN रेड डाटा बुक.
मतलब IUCN बोलते हैं और रेड डाटा बुक इसका नेम है। और ये बुक का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये शॉर्ट नोट पे आ जाता है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ रेड डाटा बुक, या क्या क्या इंक्लूड है रेड डाटा बुक में। तो और ये फुल फॉर्म में एब्रीविएशन तो आ ही जाते हैं, ZIFT, GIFT, IVF, ET, और ये सब आएंगे। उसी तरीके से IUCN आ जाएगा। IUCN का फुल फॉर्म बताइए, WHO, ART, RCH, ये इसी तरीके से एब्रीविएशन करके वन वर्ड का जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन अंदर अंदर से ही ना बनाएंगे। हम लोगों का जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे वन वर्ड वाले, 4 क्वेश्चन आएंगे MCQs, आएंगे अनसीन पैसेज, रीजन विद असर्शन। तो क्वेश्चन कहाँ से, इन्हीं में से तो बनाना है हमको क्वेश्चन, जो डिडक्टेड है सिलेबस उसी से क्वेश्चन पेपर बनाना है हमको। बात समझ रहे हो? यस मैम। बस कल एक लास्ट टर्न बचेगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, जब भी मन करे तो पूछ लेना हमसे टाइम लेके। और बाकी ये इस यूनिट में हम लोगों का क्या क्या कंप्लीट हो गया, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कंप्लीट हो गया है ना? सुहानी, चैप्टर का नाम पता है? बताओ क्या क्या इस चैप्टर में कंप्लीट हो गया है, इस यूनिट में क्या क्या कंप्लीट हो गया है सुहानी? मैम इस वाली यूनिट में हाँ। एक मिनट ना, देखिए बताती हूँ मैम। हमारा इसमें ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी को सुविधा है, हाँ और बस इकोसिस्टम नहीं हुआ, नहीं हुआ और है। एनवायरमेंटल बचे हैं। क्या चीज? दो हो एनवायरमेंटल गए हैं तो इश्यूज दो हो गए, दो मतलब दो, वो जो रिडक्टर वाले दो बचे हैं, है ना? इकोसिस्टम और वो। ठीक, अगर कहोगे तो इवोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, कहोगे तो यही यूनिट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बेटा, यस मैम। क्लास ओवर कर दें? यस मैम। ओके। थैंक यू मैम।